हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AK क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो से के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 समाकलन की एक्सरसाइज 7.1 को पूर्ण रूप से सॉल्व करा चुके थे एक ही वीडियो लेक्चर के अंदर। ठीक है, और बच्चों जिन लोगों ने समाकलन के जो है बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं समझा है और जो मैंने बेसिक फॉर्मूले कराए थे उनको नहीं पढ़ा है, तो पहले जाके वो सबसे पहला वीडियो है उसको जाके देख लें, और उसका लिंक जो है हमारा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। ठीक है, हम हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डालेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट का और फॉर्मूलों का। ठीक है, तो आप किसी भी वीडियो में जाके उस सबसे पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक आपको इंटीग्रेशन के हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है लिंक। ठीक है, तो आप वहां पे जाके देख लीजिए, आप उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। बेसिकली जो आज हम बात करेंगे बच्चों, वो बात करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के बारे में, क्योंकि 7.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। तो बच्चों 7.2 में बेसिकली जो हम बात करेंगे वो कुछ फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों को मैं लिखाऊंगा। आप सभी फॉर्मूलों को एक जगह कलेक्ट कर लीजिएगा। मैं एक्सरसाइज वाइज फॉर्मूले लिखा रहा हूं, आप एक्सरसाइज डाल के एक कॉपी बना लीजिएगा फॉर्मूले की, उसमें एक्सरसाइज वाइज जैसे जैसे मैं फॉर्मूले लिखाते जाऊं आप उनको लिख लीजिएगा और आप धीमे धीमे उन्हें याद भी कर लेंगे। अगर एक साथ दे दिया तो आप याद करने में थोड़ी दिक्कत रहे या फिर आप समझ नहीं पाएंगे कैसे उनको यूज करना है। तो मैं एक्सरसाइज वाइज आपको फॉर्मूले लिखाता हूं और आज भी कुछ फॉर्मूले लिखाऊंगा, आप उनको ऐड कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए। तो बेसिकली बच्चों देखिए, यहाँ पर जो टोटल समाकलन है हमारा, उस समाकलन को बच्चों 3 विधियों में डिवाइड किया गया है। ठीक है बच्चों, वैसे समाकलन 2 तरीके का होता है, एक तो अनिश्चित समाकलन और एक निश्चित समाकलन, इनडेफिनेट इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल। इस समय हम अनिश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं, यानी इनडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं। उसके बाद में लगभग 5 या 6 एक्सरसाइज के बाद आपका डेफिनेट इंटीग्रल यानी निश्चित समाकलन आएगा। तो पहले हम इनडेफिनेट इंटीग्रल को पढ़ रहे हैं, और इनडेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने की बच्चों 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 3 विधि, जो कि यहां से अब हम स्टार्ट करने वाले हैं उनको। ठीक है बच्चों, तो इनडेफिनेट इंटीग्रल यानी अनिश्चित समाकलन को सॉल्व करने की हम 3 विधियां पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी देखिए बच्चों। अनिश्चित समाकलन, इसको सॉल्व करने की बच्चों 3 विधियां हैं। कौन कौन सी विधि है? नंबर 1 बच्चों, हम यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इसको सॉल्व करने की 3 विधियां हम पढ़ेंगे। एक तो है बच्चों आपकी प्रतिस्थापन विधि, यानी प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन करना। ठीक है बच्चों, एक है प्रतिस्थापन विधि और एक है बच्चों आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन करना, यानी आंशिक भिन्नों के वियोजन से समाकलन करना। और तीसरी विधि आती है बच्चों खंडस समाकलन विधि। कौन सी विधि है प्यारे बच्चों? खंडस समाकलन विधि। यानी इन 3 विधियों को अगर हम पढ़ेंगे ना, तो इन 3 विधियों में हमारा पूरा अनिश्चित समाकलन, कह रहा हूं मैं सिर्फ अनिश्चित समाकलन खत्म हो जाएगा। ठीक है, कौन सा समाकलन खत्म हो जाएगा बच्चों? अनिश्चित समाकलन। तो इन 3 विधियों को आप अच्छे से समझिएगा, आपका आधा इंटीग्रेशन खत्म और आधा निश्चित में है वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, विदाउट एनी प्रॉब्लम। बस देखिए, आइए देखते हैं कौन कौन सी वो 3 विधियां हैं। अनिश्चित समाकलन को हल करने की बच्चों हम 3 विधि पढ़ेंगे। पहली विधि है बच्चों प्रतिस्थापन विधि, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इंग्लिश में से क्या बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि को? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम जो है इंटीग्रेशन करेंगे। दूसरी विधि क्या है बच्चों? दूसरी विधि है बच्चों आंशिक भिन्नों के वियोजन से समाकलन करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, एक तो कौन सी विधि थी बच्चों? प्रतिस्थापन विधि। दूसरी भी है आंशिक भिन्नों के वियोजन से समाकलन, यानी इसको हम बोलते हैं आंशिक भिन्न विधि बाई पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, दूसरी विधि में हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन पढ़ेंगे बाई पार्शियल फ्रैक्शन। आंशिक भिन्न मतलब पार्शियल फ्रैक्शन, अंडरस्टैंड? तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से हम जो है इंटीग्रेशन करेंगे, वो सेकंड मेथड है हमारा। और थर्ड मेथड जो कि लास्ट होगा इस अनिश्चित समाकलन का, वो है बच्चों खंडस
समाकलन, यानी खंडस समाकलन विधि, हम इसको कह सकते हैं खंडस समाकलन विधि। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम करेंगे बच्चों, यानी समाकलन को खंडस, उसको खंड खंड करके तोड़ के उसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो पूरा का पूरा अनिश्चित समाकलन, यानी कि पूरा का पूरा आधा समाकलन जो है, पूरे समाकलन में से आधा समाकलन जो है हम इन 3 विधियों में समाप्त करेंगे। पहली विधि प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विधि आंशिक भिन्न से, और तीसरी विधि खंडस समाकलन विधि। इन तीनों विधियों में हमारा आधा समाकलन खत्म हो जाएगा, यानी कि अनिश्चित समाकलन खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है, जो कि इस एक्सरसाइज में यूज होंगे और आगे भी यूज होंगे, उनको लिखाऊंगा। तो ये क्लियर ना, इन 3 विधियों में हम अनिश्चित समाकलन को कंप्लीट कर लेंगे। इट मीन्स कि आधा समाकलन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब कुछ फॉर्मूले हैं बच्चों, उनको आप लिख लीजिए। ठीक है, जैसे फॉर्मूले यहाँ पे मैं लिखा रहा हूँ, आप इनको ऐड कर लीजिएगा। सबसे पहले बच्चों tan x का इंटीग्रेशन, जो मैंने आपको फॉर्मूले लिखाए थे वो बेसिक फॉर्मूला थे, वो फॉर्मूले समाकलन के लास्ट तक कहीं भी यूज हो सकते हैं। ठीक है, और ये इस एक्सरसाइज में और आने वाली कुछ एक्सरसाइजेज में यूज होंगे। तो बच्चों tan x का इंटीग्रेशन मैंने वहां पर आपको नहीं लिखाया था। ठीक है, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, 2 फॉर्मूले होते हैं tan x के इंटीग्रेशन के, आपका जो मन करे आप वो यूज कर सकते हैं। सबसे पहला जो होता है बच्चों इसका इंटीग्रेशन, पहला होता है बच्चों tan x का माइनस के लॉग मॉड cos x, tan x का लॉग मॉड cos x प्लस c। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला बच्चों इसका होता है tan x का लॉग मॉड sec x प्लस c। ठीक है, 2 फॉर्मूले हैं इसके tan x का इंटीग्रेशन के। नंबर 1 माइनस के, अगर आप माइनस लगाना चाहेंगे तो cos आएगा, यानी cos लेना चाहेंगे तो माइनस आएगा, और sec लेना चाहेंगे तो प्लस आएगा। इट मीन्स दैट कि tan x का फर्स्ट इंटीग्रेशन हो गया माइनस के लॉग मॉडुलस cos x प्लस c, और सेकंड इंटीग्रेशन हो गया प्लस के लॉग sec x, ठीक है, प्लस c। अब दूसरा फॉर्मूला आता है बच्चों इसके बाद cot x का, cot x का इंटीग्रेशन cot x dx, इंटीग्रेशन cot x dx। इसका बच्चों एक फॉर्मूला है सिर्फ, क्या है, ये होता है बच्चों लॉग मॉडुलस sin x प्लस c। ठीक है, cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉडुलस sin x प्लस c। तो बच्चों इनको आप याद कर लीजिएगा। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ आपको, जो बच्चे फॉर्मूले याद नहीं करेंगे और सारी वीडियोज को रेगुलर नहीं देखेंगे, जैसे एक वीडियो देख ली एक छोड़ दी फिर अगली देख रहे हैं, तो बच्चों देखिए अच्छे नंबर आने की उम्मीद आप मत कीजिएगा। देखिए मैं कोई रटा नहीं रहा हूँ, मैं कोई ये नहीं है कि जादू मार दूंगा, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ, बाकी की मेहनत करने का आपका काम है। बच्चों फॉर्मूले में जो बता रहा हूँ आप डेली देखिए, इसलिए मैं एक्सरसाइज वाइज फॉर्मूले लिखा रहा हूँ, जिससे कि आपको एक साथ फॉर्मूले आके वर्डन ना हो जाए और आप याद ना कर पाएं। एक्सरसाइज वाइज कुछ फॉर्मूले हैं, डेली याद करेंगे, और जब भी सवाल करें फॉर्मूले को लिखें तो आपका अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई अलग से टाइम नहीं देना पड़ेगा। तो बच्चों फॉर्मूले तो आपको करने पड़ेंगे, ठीक है, फिर बात बन जाएगी। देखिए ठीक है, चलिए तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। तीसरा बच्चों फॉर्मूला होता है sec x के, sec x dx, यानी इंटीग्रेशन sec x dx, sec x का समाकलन। तो इसके भी बच्चों 2 फॉर्मूले होते हैं, कौन से, नंबर 1 तो होता है बच्चों sec x का log mod sec x प्लस tan x प्लस c, log sec x प्लस tan x प्लस c। और दूसरा फॉर्मूला होता है बच्चों tan की फॉर्म में, log मॉडुलस tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 मॉडुलस क्लोज प्लस c। ये sec x के 2 समाकलन है बच्चों। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, sec x का समाकलन यहाँ पर आकर है और sec x का अवकलन में ऐसा मत कीजिएगा, अवकलन का समाकलन में, समाकलन का अवकलन में। बहुत अच्छे से क्लैरिटी के साथ आपको याद हो, बिकॉज ये फॉर्मूले कंफ्यूज वाले हैं। ऐसा लगता है यार अवकलन में समाकलन में तो बड़ा कंफ्यूज, इसलिए आप समझ के याद कीजिएगा, इसलिए मैं थोड़ी करके लिखा रहा हूँ, ठीक है, एक्सरसाइज वाइज। तो sec x के 2 इंटीग्रेशन होते हैं बच्चों, एक तो log sec x प्लस tan x मोड में प्लस c, और एक tan की फॉर्म में होता है log मोड में tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 मॉडुलस क्लोज प्लस c। ठीक है, उसके बाद चौथा फॉर्मूला आता है बच्चों आपका cosec x का, cosec x dx, यानी इंटीग्रेशन cosec x dx। इसके भी बच्चों 2 फॉर्मूले हैं, क्या, नंबर 1 होता है बच्चों log मॉडुलस cosec x माइनस cot x प्लस c,
लॉग मॉडुलस कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, और दूसरा होता है बच्चों इसका भी tan की फॉर्म में ही होता है, दूसरा लॉग मॉडुलस tan xy2 प्लस सी। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं बच्चों। ठीक है, जितने भी फॉर्मूले मैंने आज लिखाए हैं आपको, ये tan का, कॉट का, सेक का, कोसेक का, पर तो सभी में लॉग आ रहा है और मॉड आ रहा है और प्लस सी आ रहा है, ये तो सब में कॉमन है। तो इसको क्या आप याद करोगे, मेन है अंदर की चीज। tan के देखिए, tan के बच्चों दो फार्मूले हैं, एक तो कॉस में, कॉस की फॉर्म में, और एक सेक की फॉर्म में। तो कॉस की फॉर्म में माइनस आता है, सेक की फॉर्म में प्लस आता है। इट मींस दैट कि tan के दो इंटीग्रेशन है, माइनस के log cos x मोड में और प्लस सी, और log sec x प्लस सी। ठीक है, फिर बात करते हैं cot x का। cot x का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, वो है साइन की फॉर्म में, क्या है, log sin x प्लस सी। ठीक है, sec x के दो फॉर्मूले हैं, एक sec और tan की फॉर्म में, और एक ओनली tan की फॉर्म में। पहला sec और tan की फॉर्म में क्या है, log sec x प्लस tan x, और दूसरा है log tan π/4 प्लस x/2, और चौथा फॉर्मूला है कोसेक x का, कोसेक और कोट की फॉर्म में, और एक ओनली tan की फॉर्म में। कोसेक और कोट की फॉर्म में है log कोसेक x माइनस कोट x मोड में, और tan की फॉर्म में है log tan xy2 प्लस सी। ठीक है बच्चों, तो इन फॉर्मूलों को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम बच्चों अब पढ़ेंगे पहली विधि। भाई हमने अनिश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं, अनिश्चित समाकलन में 3 विधियां हैं, इन 3 विधियों में अनिश्चित समाकलन खत्म। तो हम पढ़ेंगे अब बच्चों पहली विधि, फिर उसके बाद आएगी दूसरी विधि, तीसरी विधि, मैं बताता चलूंगा आपको साथ के साथ। तो अब फिलहाल हम चलने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज आपकी 7.2 प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए तो हम फिलहाल पढ़ेंगे अब पहली विधि, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन, और ये फॉर्मूले भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अंडरस्टैंड, फॉर्मूले देखिए, अगर मैथ में आपको स्ट्रांग बनना है तो फॉर्मूले तो आपको जरूर याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अनिश्चित समाकलन पहली विधि है आपकी, जो है ये एक्सरसाइज हमने चेंज नहीं की हैं, ओके सो सॉरी। तो यहाँ पर आएगी आपकी 7.2 एक्सरसाइज, ओके, एंड यहाँ पर आपका चैप्टर है बच्चों ये 7, ओके। ठीक है, चलो तो बच्चों प्रतिस्थापन विधि पढ़ने वाले हैं हम। प्रतिस्थापन विधि अब होती क्या है, थोड़ा सा इसके ऊपर बात कर लेते हैं बच्चों। प्रतिस्थापन विधि में क्या होगा, हमें जो भी फंक्शन दे रखा होगा उस फंक्शन में कुछ वैल्यूज ऐसी होंगी जिनको हम प्रतिस्थापित करेंगे किसी दूसरी टी द्वारा या पी द्वारा, समथिंग किसी की भी द्वारा, उसमें से कुछ वैल्यू को हम लेट करेंगे किसी के बराबर, यानी वहां से उसको प्रतिस्थापित करेंगे। यानी प्रतिस्थापन मतलब उसकी जगह, उसको हटा के उसकी जगह किसी दूसरे को लेकर आना, यही तो हो गया प्रतिस्थापन। ठीक है, तो कुछ वैल्यू को वहां से हटा के उसकी जगह कुछ और रखेंगे और फिर उसको इंटीग्रेशन करेंगे। अब यहाँ के बाद इस इंटीग्रेशन में अवकलन भी यूज होगा और समाकलन भी यूज होगा। मैं आपको बता दूं, इस विधि में अवकलन और समाकलन दोनों यूज होंगे और 10th क्लास के बेसिक फॉर्मूले भी यूज होंगे। इसलिए मैं कह रहा था आपसे 10th 11th में जो भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं वो, अवकलन के जितने भी फॉर्मूले हैं वो, और समाकलन के जो मैंने अभी तक करा दिए हैं वो आपको रेडी होंगे। तो हर पॉइंट विदाउट एनी प्रॉब्लम समझ में आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको कोई पॉइंट समझ में ना आए। इतना आप रेडी करके चलिए, धीरे धीरे पूरा कर लीजिए बच्चों। ठीक है, लेकिन मैं पढ़ाऊं उससे पहले आप रेडी करके रखा करो, तभी तो बात समझ में आएगी। ठीक है, चलिए तो प्रतिस्थापन विधि में बस हम क्या करेंगे, एक पार्ट को मानेंगे, उसको प्रतिस्थापित करेंगे किसी दूसरे पार्ट द्वारा, और फिर उसके बाद उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो चलिए आते हैं हम आपकी एक्सरसाइज 7.2 पर। इसमें कहा है बच्चों 1 से लेकर 37 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन करना है। ठीक है, तो ध्यान से दीजिए बच्चों, अवकलन के फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है इस विधि के लिए। ठीक है बच्चों, पहला सवाल है बच्चों 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, यहां पर पहले तो इंटीग्रेशन का सिंबल लगा कर उन्होंने दिया नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप स्वयं लगा लीजिए। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे बच्चों, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे, इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए बच्चों, यहां पर हम प्रतिस्थापन किसको करें, यहां पर आप दिमाग में ये सोचिए, अब आपको अवकलन के फॉर्मूले की जरूरत पड़ने वाली है। देखिए क्या करेंगे हम यहां पे आप ऐसी चीज को t मानिए कि उसका अवकलन करके कुछ चीजें हमें मिल जाएं, कुछ चीजें हमें मिल जाएं। जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है,
अगर इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं बराबर में टी मान लूंगा तो इसका अवकलन करके मुझे ऊपर जो लिखा है ना 2x और dx ये तीनों मिल जाएंगे। कॉन्सेप्ट समझिएगा, पूरी समाकलन में यूज होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, यही बात समझने की है। यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ मानेंगे माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी, और जब मानते हैं तो वहां पर करते हैं हम अवकलन, डिफरेंशिएशन, अंडरस्टैंड। यहां पर माना है तो अब हम इसका करेंगे अवकलन, ठीक है। यहां पर हम जब अवकलन करेंगे तो 1 का तो क्या हो जाएगा बच्चों 0, 1 का क्या हो जाएगा 0, और प्लस एक्स का क्या होगा 2x, और x का क्या होगा बच्चों 1। अब यहां पर जो अवकलन हो रहा है वो किसके सापेक्ष होगा उस बात को समझिए पहले थोड़ा सा। मैं आपको दोबारा से बता दूं, काट के इसको देखिए, मैं आपको बता दूं हमने क्या माना है, इसको हमने माना है बराबर में t, तो यहाँ पर बराबर में t माना है, तो यहाँ पर जो अवकलन होगा वो अब t के सापेक्ष होगा। किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। तो t के सापेक्ष यहाँ लाइन लिखना जरूरी है, अवकलन करने पर। अब कहेंगे सर समाकलन पढ़ रहे हैं, अवकलन कहाँ से आ गया, यस यूज है, इसलिए मैं कह के चल रहा था, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लेट करोगे तो आपको अवकलन उसका करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमें ऊपर 2x dx की वैल्यू चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे 1 का तो क्या हो जाएगा बच्चों अवकलन 0, और x का क्या होगा बच्चों 2x, और फिर भाई x स्क्वायर का 2x, और फिर बचा अभी x का करेंगे तो x का अवकलन 1 नहीं करेंगे अब यहाँ पे, क्योंकि x के सापेक्ष थोड़ी हो रहा है भाई, x के सापेक्ष होता अवकलन तो तब x का 1 होता, लेकिन अब यहाँ x के सापेक्ष नहीं हो रहा तो फिर अब x का 1 नहीं होगा। जैसे हम वहां पे y का अवकलन करते थे, लेकिन करते थे x के सापेक्ष, तो y का होता था dy ओवर dx। ऐसे ही यहां पर अब t के सापेक्ष कर रहे हैं x का, तो होगा dx बटे dt, जो कि t के सापेक्ष हो रहा है तो t बटे में आएगा। तो फिर x का करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों dx बटे dt, और बराबर t का अवकलन क्या हो गया बच्चों 1, जो कि t के सापेक्ष हो रहा है। जैसे x के सापेक्ष करते थे तो x का 1 होता था, अब हम t के सापेक्ष कर रहे हैं तो t का 1 हो जाएगा अवकलन, क्लियर। तो यहां पर अब हमारे पास क्या बचा 2x dx अपॉन dt बराबर 1 बचा। अब बच्चों मुझे चाहिए क्या, देखिए मुझे क्या मिल जाएगा, यहां से 2x मिल रहा है और dx, यानी ये वाला पार्ट पूरा मिल रहा है, तो मुझे इसी का मान यहां से निकालना है। तो 2x और dx, इस dt का मल्टीप्लाई क्रॉस आप इधर कर दीजिए तो उधर जाके हो जाएगा ये dt। कुल मिला के ये चीज मेरे पास आ गई, ठीक है। तो मैंने ऐसी वैल्यू को प्रतिस्थापित किया t से, मैं इसको प्रतिस्थापित कर रहा हूं, प्रतिस्थापन विधि, मैं इसको प्रतिस्थापित कर रहा हूं किसके द्वारा, t के द्वारा। इट मींस कि इसकी जगह पर मैं t लगाऊंगा, ठीक है। और फिर मैंने इसको माना, इसके t के बराबर माना, तो यहाँ t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अब 1 का 0, x स्क्वायर का 2x और x का dx बटे dt, ठीक है। तो कुल मिलाकर dt को हमने उधर भेज दिया, तो कुल मिलाकर 2x dx की वैल्यू क्या आ गई dt। देखिए बच्चों ये बात आप यहाँ पे ध्यान से समझ गए कि ये dx बराबर dt कैसे आ गया, ये बात आप समझ गए। क्योंकि मैं आने वाले सवालों में अब यहाँ पे बार बार dx बटे dt नहीं करूंगा, सिर्फ यहाँ dx लिखा करूंगा और डायरेक्ट dt को उधर भेज दिया करूंगा डायरेक्ट। तो आप वहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा यार डायरेक्ट ये dt इधर कैसे आ गया। देखिए यही तो मैं कहता हूँ, अगर आप क्वेश्चन को मिस कर गए तो मैं जो बात है बीच बीच में पॉइंट बताता हूँ, हो सकता है आपने आगे जाके वो नई चीज में लग जाए आपको, क्योंकि मैं पीछे बता चुका हूँ, आपने नहीं देखा तो दिक्कत आपको होने वाली है। इसलिए बिल्कुल भी बच्चों वीडियो को स्किप मत किया करो, ठीक है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई। अभी ये आपको समझ में आएगा ना dx बराबर dt कैसे आया। हाँ ये dt का जो है हम उधर ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस वजह से dx बराबर dt आ गया, ये क्लियर। अब ये देखिए 2x dx की वैल्यू क्या आ गई dt, तो 2x dx इसकी जगह हम क्या लगा सकते हैं यहाँ से dt, यानी इसको प्रतिस्थापित करेंगे dt से। इट मींस दैट कि इसकी जगह हम क्या लगाने वाले हैं dt, और इसको हमने क्या माना है t माना है, तो इसकी जगह क्या लगाने वाले हैं t। मतलब जो पूरा का पूरा सवाल है वो x की फॉर्म में था, अब ये t की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। किसकी फॉर्म में, t की फॉर्म में। तो यहाँ पे लगा दीजिए बच्चों। तो इंटीग्रेशन 2x dx किसके बराबर है dt के, तो इन तीनों की जगह पे क्या आ जाएगा dt, और बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या माना है हमने, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को माना है t, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह लगा देंगे बच्चों t। बस ये पूरा का पूरा क्वेश्चन t में कन्वर्ट हो गया x से, ठीक है। तो हमने प्रतिस्थापित किया ना, हमने क्या कहा प्रतिस्थापन विधि है, तो प्रतिस्थापन कहाँ किया भैया, तो किया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह t लगा दिया,
यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर को प्रतिस्थापित कर दिया t से और 2x dx की जगह पर dt लगा दिया। इट मीन्स कि 2x dx को प्रतिस्थापित कर दिया d से। अब इसका समाकलन आराम से हो सकता है और हमने फॉर्मूला भी पढ़ा है, ठीक है। क्या भाई 1/x का पढ़ा है log मॉडुलस x। अगर 1/x की जगह अगर t आ जाए 1/t तो उसका क्या होगा log mod t हो जाएगा। भाई 1/x का log mod x तो 1/t का log mod t, ठीक है। अब यहां पे आप समाकलन करेंगे बट t के सापेक्ष, तो t के सापेक्ष समाकलन करने पर, ठीक है। तो समाकलन करेंगे यहां पर तो क्या होगा इंटीग्रेशन, समाकलन करेंगे तो समाकलन तो हट ही जाएगा भैया। अब देखिए 1/t है, इनटू में 1 तो होगा, तो 1/t का क्या होगा log मॉडुलस t एंड प्लस c आंसर। ऐसे करेंगे आप। पहला सवाल था इसलिए मैंने ज्यादा जोर दिया और हर चीज को बताने की कोशिश की। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है बच्चों। तो बस ये जो मैंने बातें बताई हैं बारीक बातें, अब मैं हर क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, इसलिए आपको ये क्वेश्चन देखना बहुत ज़रूरी था। तो बहुत से बच्चे अब क्या करेंगे, अरे यार ये तो सिंपल है हमें आता है, आगे बढ़ो स्किप करो। वो जो छोटी बातें नहीं पता वो आगे जाके उन्हें प्रॉब्लम देंगी। और एक्चुअली जो अच्छी जानकारी है मैथ के अंदर, जो बेसिक नॉलेज है, वो उस चीज़ से आप वंचित रह जाएंगे। आपसे कोई भी पूछ लेगा यार मैं अभी डायरेक्ट करूंगा तो यार dx बराबर dt कैसे आ गया, बस कैसे आ गया ये नहीं पता यार, तो बस यही तो गड़बड़ हो गई, तो रट्टा मार हो गया। मैंने आपको हर चीज़ से रूबरू कराया कि कैसे आया, क्यों आया, किसको प्रतिस्थापित कर रहे हैं, कैसे प्रतिस्थापित कर रहे हैं। बहुत से बच्चे पढ़ लेते हैं, उन्हें ये नहीं पता ये प्रतिस्थापन विधि के सवाल थे, पढ़ लिया बस, कौन सी विधि है ये नहीं पता भैया। प्रतिस्थापन विधि है तो ये कैसे प्रतिस्थापन विधि ये बताओ, ये भी नहीं पता। तो ये चीज़ है, देखिए मैं बस पढ़ाता हूँ, टाइम तो जाता है, लंबी वीडियो बनती हैं, लेकिन भाई देखिए कॉन्सेप्ट सहित क्लियर बात होगी तो आप आगे जाके अच्छी नॉलेज प्राप्त करेंगे और आगे जाके हमें याद भी करेंगे। वरना क्या है, रट्टा मार तो कोई भी चलता है, उससे कुछ नहीं होता प्यारे, ज़्यादा समय तक नहीं चलता रट्टा मार, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई ना। सबसे पहले मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन सिंबल dx लगाया, इसको मैंने बराबर t माना, 1 का 0, x स्क्वायर का 2x, और t के सापेक्ष कर रहे हैं तो x का dx बटे dt बराबर t का 1 हो गया, dt को उधर भेज दिया तो 2x dx की वैल्यू आ गई dt। इसकी जगह क्या लगा दिया मैंने ऊपर dt, और इसकी जगह क्या लगा दिया मैंने यहाँ से t। 1/t का log mod t प्लस c जोड़ना मत भूलिएगा लास्ट में, ठीक है। इंटीग्रेटेड कांस्टेंट क्यों जोड़ता है, कैसे जोड़ता है, सारी चीज़ें बेसिक कॉन्सेप्ट में, ठीक है बच्चों। और जिन लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो नहीं देखा है और फॉर्मूले याद नहीं किया ना, कोई दिक्कत नहीं है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ जाके देख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए हर वीडियो के आपको हर वीडियो में पहली वीडियो का और फॉर्मूला का लिंक जरूर मिलेगा। चलिए अब इसके बाद बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की। अब यहाँ से थोड़ा स्पीड के साथ काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर बच्चों डायरेक्ट देखिए हमें इंटीग्रेशन का सिंबल लगा के नहीं दिया है, तो आप जब क्वेश्चन नोट करेंगे हम तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन का सिंबल लगा कर ही नोट करेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको दिमाग यही लगाना है कि मैं किसको प्रतिस्थापित करूं कि मुझे कुछ चीजें मिल जाएं। ये पूरा का पूरा फंक्शन है, ठीक है, डेरिवेटिव है। अब मैं यहाँ पर किसको मानूं, किसको t के बराबर मानूं कि कुछ चीजें बची कुची मुझे मिल जाएं, ये दिमाग लगाना है। तो यार अब देखिए, अब जिसको मानते हैं वहां तो अवकलन करते हैं, तो यहां से मैं किसका अवकलन करूं कि मुझे बची कुची चीजें मिल जाएं। तो अवकलन के फॉर्मूले बहुत जरूरी है, याद हो ना, मैं बता रहा हूं। तो देखिए बच्चों, अगर मुझे फॉर्मूला याद है तो मैं पहचान लूंगा तुरंत, और तुम्हें याद नहीं है तुम नहीं पहचान पाओगे, कर लेना याद, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये log x है, अगर इस log x को मैं t के बराबर मान लूंगा और फिर t के सापेक्ष करूंगा अवकलन, तो log x का 1/x, तो 1 ये 1 इंटू में 1 है तो 1/x ही तो है, तो 1/x मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, और dx मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके अगर मुझे पता होगी तभी, तो यहाँ मैं मानूंगा, माना log x बराबर t, और यहाँ किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष, ठीक है, ध्यान रखना t के सापेक्ष अवकलन होता है, और अवकलन करने पर तो भाई log x का अवकलन क्या होता है, log x का हमने क्या पढ़ा था, log x का पढ़ा था 1/x अवकलन, और फिर x का करेंगे अभी भाई इसको x, तो log x का 1/x, x का क्या होगा t के सापेक्ष dx/dt, और बराबर में क्या चल रहा है t। तो यहां से हमें किसका मान चाहिए, देखिए तो dx चाहिए और बटे में उसके x आ रहा है, तो dx बटे x चाहिए, तो dx और x ये चाहिए, तो dt को भेजेंगे आप उधर, तो dx/x बराबर t dt, सॉरी t का तो हमने किया ही नहीं, t का अवकलन क्या होगा
भाई इधर हमने log x का कर दिया 1/x और x का dx बटे dt और बराबर t का अवकलन किया ही नहीं प्यारे, 1 हो गया। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dx बटे dt बराबर क्या हो जाएगा, dt का 1 में करेंगे तो dt हो जाएगा। ठीक है, तो dx बटे x की वैल्यू क्या आ गई, dt। अब आप यहाँ पे लगा दीजिए, अब इसको प्रतिस्थापित करिए। देखिए कैसे प्रतिस्थापित कर रहे हैं, log x को किससे प्रतिस्थापित कर रहे हैं, t से, यानी log x की जगह किसको रिप्लेस कर रहे हैं हम, t को, तो log x की लगा दो t और ऊपर से स्क्वायर हो रहा था स्क्वायर लगा रहने दो, बटे dx अपॉन t, dx अपॉन x, dx अपॉन x की जगह क्या प्रतिस्थापित करेंगे, dt, यानी dx अपॉन x को रिप्लेस करेंगे किससे, dt से, तो इनटू dt और इंटीग्रेशन। ठीक है, इस तरीके से समझ में आ रहा है हम हर चीज कैसे कर रहे हैं, हर पॉइंट क्लियर हो रहा है ना बस। और यहाँ पर ये dt उधर कैसे चला गया ये आप समझ गए। अब इसका हम इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं टी स्क्वायर का, टी स्क्वायर मतलब x की पावर n, तो फिर t की पावर n ऐसे ही होगा। तो यहाँ पर अब t के सापेक्ष पूरा सवाल t में चेंज हो गया, t के सापेक्ष समाकलन करेंगे, यहाँ करेंगे हम समाकलन विद रिस्पेक्ट टू t, तो t की पावर n, तो t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस c, तो t की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c। ठीक है बच्चों, आई थिंक मुझसे एक गलती हो गई है बच्चों, इससे पिछले सवाल में मैंने यहाँ पर t माना था उसमें। ठीक है, तो t माना था तो मुझे वापस t की वैल्यू भी लगानी थी, वो मैं नहीं लगा पाया हूँ। तो आप जो है इसमें समझ लीजिए कैसे लगाना है, फिर आपका आंसर आ जाने वाला है। ठीक है, यानी जो पिछला सवाल था मैं एक बार डिस्कस कर दूं जल्दी से, साइड में कोई दिक्कत नहीं है, रह गया बाई मिस्टेक, सो सॉरी। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन dt था, dx था, मैंने इसको माना था, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर मैंने माना था t, तो यहाँ से मुझे 2x dx बराबर dt मिला था, तो मैंने इसकी जगह क्या लगाया था बच्चों, dt, और यहाँ पे क्या हुआ था 1/t। पहला सवाल है, मैं दोबारा से एक बार जल्दी से बना देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने फिर इसका इंटीग्रेशन किया था, तो log मॉडुलस t प्लस c, मैंने यही छोड़ दिया था, बाई मिस्टेक मुझसे रह गया। देखिए हमारा सवाल x की फॉर्म में था तो आंसर भी x की फॉर्म में चाहिए हमें, तो यहाँ पर हमने t को हटाना है अभी। अब t की जगह क्या लगा लेंगे, हमने माना क्या था, t की जगह log x माना था, तो आप यहाँ पे log और t की जगह क्या लगा देंगे बच्चों, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पे हमने t की जगह क्या माना था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ t की जगह आप क्या लगा देंगे बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस c। यानी आपने स्टार्टिंग में जो बराबर में t माना है, लास्ट में आप उस t की जगह पर उसकी वैल्यू भी लगाएंगे। अब हमारा आंसर भी x की फॉर्म में आ गया और सवाल भी x की फॉर्म में था, तो लास्ट में आप थोड़ा सा वहाँ पे कर लीजिएगा, बस कुछ नहीं करना था यार, t की वैल्यू लगानी थी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपका आंसर। ठीक है, पहले सवाल में बाई मिस्टेक रह गया। अब इसमें आ जाओ बच्चों, यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर अब मुझे यहाँ पे आया ना, मुझे ध्यान आया, थोड़ा सा रह गया बाई चांस। चलिए, तो यहाँ पर हमने क्या किया बच्चों, log x को t माना, log x का 1/x dx बटॉन dt, dt को हमने उधर भेज दिया, तो इसकी वैल्यू आ गई ये, तो इसकी जगह हमने log x ये क्या लगा दिया बच्चों, t लगा दिया, ऊपर से स्क्वायर तो स्क्वायर, और dx बटे x ये क्या लगा दिया, dt। अब इसका समाकलन करेंगे तो t की पावर 2 प्लस 1 प्लस c, t की पावर 3/3 प्लस c। अब t की जगह क्या लगाएंगे, वैल्यू, ये चीज मैं पिछले सवाल में भूल गया था, आप लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे t की जगह क्या लगाएंगे, जो हमने वैल्यू मानी थी, क्योंकि हमारा जब सवाल शुरुआत में x की फॉर्म में था तो आंसर भी हमारा x की फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना दीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना, ज़्यादा अच्छा समझाने के चक्कर में भी कुछ भूल जाते हैं, तो वही मेरे साथ हो गया। मैं आपको अच्छे से अच्छा समझाने की कोशिश कर रहा था, हर पॉइंट क्लियर कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके बाद में एक पॉइंट छूट गया, कोई बात नहीं। ठीक है, अब t की वैल्यू लगा दीजिए बच्चों, t की वैल्यू क्या है, log x यहाँ पे, तो log x और ऊपर से पावर कितनी है 3/3 प्लस c, ये आपका आंसर। ठीक है, बस t की वैल्यू लगाई है log x लास्ट में आके, और पावर जितनी है उतनी लगा दी, बटे 3 प्लस c का प्लस c, आपका आंसर। क्लियर, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी बच्चों कंप्लीट हो गया। देखिए मैंने आपको ये भी बताया था कि आप शुरू की 3 एक्सरसाइज के सवाल बिल्कुल एक एक करिएगा, समझिएगा पहले, फिर कीजिएगा, क्योंकि ये हमारा आधार है। इसको अगर हम अच्छे से समझेंगे, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, 3 एक्सरसाइज से बहुत क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, सेट में देख लीजिएगा आप, लेकिन ये आने वाले क्वेश्चन को भी अच्छा समझने के लिए ये जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो आते तो हैं। तीसरा सवाल देखिए क्या है बच्चों, इंटीग्रेशन हम खुद लगा के चल रहे हैं 1/x प्लस x log x और dx। ठीक है बच्चों, ये इंटीग्रेशन का सिंबल और dx स्वयं लगाएंगे, क्योंकि जब हम इसका समाकलन करेंगे तो ये सिंबल होना चाहिए ना। अब देखिए
अभी तक तो हमें नॉर्मली दिख रहा था कि यार इसको मान लो ये मिल जाएगा, कुछ कुछ सवाल बड़े ऐसे आएंगे कि हमें दिखता भी नहीं है, सोचना पड़ता है यार कैसे ही इसको माने, क्या माने कि वो मिल जाए, तो थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ता है, थोड़ा मॉडिफाई भी करना पड़ता है क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए कैसे, यहाँ पर आप क्या कीजिए बच्चों, देखिए कुछ मानने से बात बनेगी नहीं, तो ऐसा कीजिए, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कीजिए आप, तब मानेंगे बाद में जाके। ठीक है, मॉडिफाई थोड़ा सा कर लेते हैं। क्या करेंगे, देखिए बच्चों, यहाँ पर ये इंटीग्रेशन 1 dx तो आपका ऊपर है, नीचे यहाँ भी x और यहाँ भी x है, x ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा 1 और प्लस यहाँ बचेगा आपका log x। ठीक है, अब आप मानिए बच्चों, अब आप इस पूरे ब्रैकेट को मानिए, इस पूरे ब्रैकेट को t मान लो, 1 प्लस log x, 1 प्लस log x को t मान लो पूरा, तो माना 1 प्लस log x बराबर t, और यहाँ t के सापेक्ष क्या करेंगे वो अवकलन, तो 1 का क्या हो जाएगा 0, log x का करेंगे तो 1 अपॉन x, और फिर x का दोबारा करेंगे t के सापेक्ष, तो क्या होगा dx बटे dt, dx बटे dt, और फिर ये और बराबर में t का क्या हो जाएगा 1, और फिर इस dt को उधर भेज देंगे, फिर इस dt को हम भेज देंगे उधर, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 अपॉन x बचेगा, dx और बराबर dt, यही तो बचने वाला है बच्चों। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने इस आपको ये पूरी स्टेप करके दिखाई है, अब मैं आने वाले सवालों में नहीं करूँगा, वहाँ मैं कैसे करूँगा डायरेक्ट वो समझ लीजिए। मैं आगे क्या करूँगा, एक बार इधर समझाता हूँ थोड़ा सा। 1 का अवकलन 0, log x का 1 अपॉन x और dx बराबर dt, तो ये चीज़ करने वाला हूँ मैं डायरेक्ट, ये चीज़ देखिए, चीज़ तो दोनों जगह से मुझे बराबर मिल रही है, तो अगली बार में मैं डायरेक्ट इस dt को उधर ट्रांसफर कर दूंगा और उसी में ही इसका अवकलन भी 1 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट करूंगा मैं ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि सर आपने डायरेक्ट 1 का 0, log x का 1 अपॉन x, dx बराबर dt कैसे हो गया, ये तो ये ऐसे हो गया, ये उधर भेज गया। तो मैं शुरू के 2-3 सवालों में आपको करके दिखा दिया, अब मैं डायरेक्ट करूंगा आने वाले सवालों में, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये चीज़ आप समझ लीजिएगा, नोट वाली चीज़ है ये। ठीक है बच्चों, कैसे हुआ, ओके चलिए। तो अब देखिए, हमने पहले क्या किया, x को मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया, t मान लिया बराबर में, तो 1 का 0, log x का 1 अपॉन x, dx बराबर dt आ गया। हमें किसकी वैल्यू मिल गई बच्चों, देखो अब ये चीज़ हमें मिल गई, ये चीज़ मिल गई या नहीं मिल गई, यानी dx अपॉन x, dx अपॉन x की जगह क्या लगाने वाले हैं हम अब dt, तो लगा दीजिए, dx अपॉन x ये क्या लगा देंगे dt अपॉन 1 प्लस log x को हमने किससे प्रतिस्थापित किया है, t से, तो 1 प्लस log x से क्या लगा देंगे t। अभी पूरा सवाल t में चेंज हो गया, अब इसका t के सापेक्ष कर दीजिए समाकलन। ठीक है, और इसको समीकरण 1 बना लीजिएगा, क्योंकि लास्ट में हमें t की वैल्यू लगानी भी है। तो अब यहाँ पे करिए t के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो भैया 1 अपॉन टी का समाकलन तो हम जानते हैं लॉग मॉडुलस टी प्लस सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉग मॉडुलस टी प्लस सी। अब टी का और मान लगा दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह। तो लॉग टी की जगह आप क्या लगाने वाले हैं, टी की जगह हमने क्या माना था 1 प्लस लॉग एक्स, तो यहाँ लगा दीजिए अंदर 1 प्लस लॉग एक्स एंड प्लस सी आंसर। ठीक है, तो ये टी का मान लगाना मत भूलिएगा। ठीक है, हर सवाल को समझिएगा, देखिए हर सवाल में कुछ ना कुछ नई चीज़ आ रही है, हर सवाल हमें कुछ ना कुछ नई चीज़ सिखा के जा रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आप सभी सवालों को इनको पढ़ लोगे तो आपको जितनी भी चीज़ें हैं नई नई, उस सारी चीज़ों की आपको जानकारी हो जाएगी, फिर आप कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो हर सवाल हमें एक नई सीख दे रहा है, अगर हम उन सभी सीखों को सीख लेंगे तो फिर समस्या खत्म। और जो स्किप कर देते हैं वो सभी सीखों को नहीं सीख पाते और इसलिए उन्हें समस्या आती हैं। मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर आपका 2 भी समाप्त और क्वेश्चन नंबर आपका 3 भी समाप्त। चलिए, इसके बाद बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। बस दिमाग हमें यही लगाना कि किसको माने कि कुछ चीज़ें हमें बाकी मिल जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है बच्चों, इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू साइन और ब्रैकेट में कॉस एक्स और डी एक्स, ये चीज़ हम खुद लगा के चल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या करना है, वही दिमाग लगाना है हर बार कि यार किसको माने कि कुछ चीज़ें हमें मिल जाएं, किसको माने। ठीक है, तो अब दिमाग लगाइए यहाँ किसको मानो, ऐसी चीज़ को मानो कि बाकी चीज़ें हमें मिल जाएं। तो देखिए बच्चों, अगर मैं इस cos x को t मान लूँगा तो cos x का अवकलन माइनस साइन एक्स और डी एक्स मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको मानूंगा, देखिए कैसे, माना cos x बराबर t। अब इसका किसका अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन होता है यहाँ पे, ठीक है, t के सापेक्ष अवकलन होगा, ध्यान रखिएगा, समाकलन के अंदर अवकलन प्यारे। अब देखिए cos x का जब हम अवकलन करते हैं तो cos x का अवकलन होता था माइनस साइन x, और जबकि cos x का समाकलन होता है प्लस साइन x। तो ये कंफ्यूजन है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ध्यान से याद कीजिएगा। तो cos x का अवकलन होता है माइनस के साइन x और dx बराबर dt। अब देखिए मैंने dx बराबर dt डायरेक्ट लिख दिया, कैसे लिख दिया आप समझ गए। यहाँ पे x का अवकलन होता है dx बटे dt, dt को हमने उधर भेज दिया और t का यहाँ 1 हो जाता, और 1 में जब हम dt से गुणा करते dt आता, समझ में आया, ऐसे हो गया। लेकिन प्यारे मुझे तो देखिए क्या क्या मिला, मुझे dx मिल रहा है और sin x मिल रहा है, माइनस तो है नहीं, तो माइनस को हटा दो भाई। हमें किसका मान मिल रहा है, ये मिल गया, ये मिल गया और ये मिल गया, ठीक, और माइनस को हटा दो बस यहाँ से। तो माइनस को उधर भेज देंगे, तो sin x dx बराबर, ये माइनस आगे इधर आके माइनस dt को बना, dt को माइनस का बना देगा ये, ठीक है। इसको समीकरण 1 बना लीजिए। अब आप प्रतिस्थापित कर दीजिए, ठीक है। तो sin x और dx को हम प्रतिस्थापित करेंगे माइनस dt से। इट मीन्स दैट कि इन दोनों की जगह लगा देंगे माइनस का dt, ओके। और ये जो साइन है, साइन और ब्रैकेट में cos x को किससे प्रतिस्थापित करने वाले हैं, t से। तो इस cos x की लगा देंगे t, इस तरीके से। समझ में आया, पूरा सवाल t में चेंज हो गया। अब कहेंगे सर कि आपने cos को ही क्यों माना, साइन को क्यों नहीं माना। साइन को मानते तो उसका अवकलन cos x मिल जाता। तो भैया ये cos x यहाँ पे साइन का एंगल का काम कर रहा है, साइन थीटा एक तरीके से एंगल का काम कर रहा है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसको मान लें तो इन दोनों की जगह लगा दें, क्योंकि ये एक एंगल है और जबकि ये अलग से है। अगर ये एंगल की जगह है तो फिर काम नहीं करेगा, है ना। यहाँ पे एंगल की जगह cos x लिखा है तो मैं sin x को मान लेता, cos x dx मिल जाता मुझे। लेकिन प्यारे ये cos x एंगल है साइन का, इसलिए हम sin x को मान के इसको प्रतिस्थापित नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको नहीं पता है, आई होप अब पता चल गई होंगी, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको cos x को t माना। अब ये माइनस है बच्चों, इस माइनस को मैं आगे ले लूँ, ठीक है, इनटू में तो आगे ले सकता हूँ, तो आगे ले लिया मैंने इसको माइनस, और इंटीग्रेशन ये साइन t और dt, माइनस को मैं आगे ले गया। अब इसका आप t के सापेक्ष समाकलन कर दीजिए। बच्चों में बेसिक चीजें हैं ये, मैं इन पर गौर ज्यादा क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे आगे की चीजें आपको मजबूत बनानी है और आगे आपको डाउट नहीं रखना कोई भी। तो माइनस साइन t का अब यहाँ समाकलन करेंगे। साइन t का समाकलन क्या होता है बच्चों, माइनस के cos t। तो माइनस के cos t एंड प्लस c। अब t का मान और लगा दो फ्रॉम फर्स्ट। तो भैया माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और cos t की वैल्यू हमने क्या मानी थी समीकरण 1 से, cos x। तो यहाँ लगा देंगे अब t की जगह पर cos x एंड प्लस c, आपका आंसर, ठीक है। ऐसे आपको करने हैं, क्लियर। चलिए इसके बाद बच्चों पांचवा प्रश्न है sin ax प्लस बी cos ax प्लस बी। पांचवा प्रश्न, इंटीग्रेशन sin ax प्लस बी इंटू cos ax प्लस बी एंड dx, ठीक है। इंटीग्रेशन sin ax प्लस बी cos ax प्लस बी। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर देखिए यहाँ आपको खुली छूट है, आप किसी को भी मान लीजिए। अगर आप sin ax प्लस बी को मानेंगे तो cos ax प्लस बी मिल जाएगा, या फिर आप cos ax प्लस बी को मानेंगे तो आपको sin ax प्लस बी मिल जाएगा। अब आप कोई सा भी मान सकते हैं। अगर ये एंगल दोनों के सेम है तो आप कोई सा मान सकते हैं, अगर एंगल किसी का चेंज हो जाता तो दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर किसी को भी मान लीजिए, आप कहें उसको मान लूंगा मैं। चलो मैं मान लेता हूँ, माना साइन एक्स को मान लेता हूँ, साइन ए एक्स प्लस बी बराबर क्या मान लिया मैंने, टी, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ माना है तो टी के सापेक्ष क्या होगा बच्चों, अवकलन। तो साइन और इसको अपने मन में मानो एक्स, साइन एक्स का अवकलन कैसे करते थे हम, इसको मानते थे अपने मन में एक्स, तो साइन एक्स और साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, और एक्स ये क्या है ए एक्स प्लस बी, और फिर जिसको मानते थे उसका अवकलन करते थे, ये तो था भाई। हमने साइन इसको अपने मन में एक्स माना तो साइन एक्स का कॉस एक्स, अब इसको माना है तो इसका अवकलन दोबारा करेंगे तो क्या होगा,
ए तो कांस्टेंट है, एक्स का अवकलन हो जाएगा, एक्स का अवकलन हो जाएगा dx बट्टे dt, dx बट्टे dt जो कि t के सापेक्ष कर रहे हैं, तो dx बट्टे dt, तो dt को तो हम उधर भेज देंगे, ठीक है। और प्लस b का क्या हो जाएगा बच्चों, 0, है ना। देखिए ऐसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ, इस सवाल में आप कंफ्यूज हो उससे तो बेहतर है कि मैं एक लाइन बढ़ा दूं। साइन इसको प्रिमिनल में x माना, साइन एक्स का कॉस एक्स, फिर इसको मैं दोबारा जब करूंगा तो a तो कांस्टेंट है, x का क्या होगा dx अपॉन dt, और ये b कांस्टेंट इसका हो गया 0, और बराबर t का अवकलन क्या हो गया 1। तो यहां से cos ax प्लस b, और मुझे किस किस का मान चाहिए, देखिए तो cos ax प्लस b चाहिए और dx चाहिए, तो cos ax प्लस b मेरे पास आ गया और dx रखना है बस मुझे, बाकी इन दो चीज़ों को यहाँ से हटा दो। तो भाई यहाँ पे a dx dt को भेज दो आप उधर, चूंकि तो 0 हो गया, dt को आप 1 में गुणा करेंगे तो dt हो जाएगा, तो cos ax प्लस b dx, और ये a गुणा में है, इसको भी बटे में भेज दो, तो ये ऐसे करके, तो ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई, cos ax प्लस b dx की वैल्यू मिल गई, और हमें इसी की वैल्यू निकालनी थी, इसलिए हमने इसको सबको उधर ट्रांसफर किया। ठीक है बच्चों, क्लियर। अगर मैं डायरेक्ट करता तो कैसे करता, देखो बच्चों यहीं से करता मैं डायरेक्ट, कैसे करता, साइन ax प्लस b का cos ax प्लस b, और इसका दोबारा करता तो a dx बराबर dt, मैं ये लाइन करता डायरेक्ट, और फिर a को बाद में यहाँ भेज देता, मतलब ये चीज़ करके नहीं दिखाता मैं तुम्हें, ठीक है। तो आगे के लिए अब मैं डायरेक्ट करूंगा, चलिए आप समझ के चलिए, ठीक है। चलिए तो हमने इस तरीके से इनका मान निकाल लिया, अब आप यहाँ पे इसको प्रतिस्थापित कर दीजिए, यानी इसको रिप्लेस करिए बच्चों। तो साइन ax प्लस b को हमने क्या माना है, t, तो यहाँ पे लगा दो इसकी जगह पूरा t, और cos ax प्लस b dx की वैल्यू क्या है, dt बट्टे a, तो इसको प्रतिस्थापित कर दीजिए, dt और बटे में a आएगा, उसको मैं आगे ले लूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, ये a है। अब इसका आप समाकलन कर दीजिए, t के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो 1 अपॉन a तो है ये, t का समाकलन, t की पावर 1 यानी x की पावर 1, तो t का समाकलन होगा t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 एंड प्लस c। अब t का मान और लगा दो भाई, तो 1 अपॉन a तो है, t की वैल्यू क्या है समीकरण 1 से, साइन ax प्लस b, तो साइन ax प्लस b, और फिर यहाँ t की पावर नहीं है 2, तो यहाँ पे इसकी पावर जब 2 लगाएंगे तो आप चाहें तो इसको ऐसे करके यहाँ पे पावर 2 लगा दो, और बटे में 1 और 1 2 प्लस c, या फिर इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दो, ये 2 को ले लो इसके साथ, तो 1 अपॉन 2a साइन का होल स्क्वायर है, तो इसको हम साइन स्क्वायर ax प्लस b भी लिख सकते हैं एंड प्लस c, ये आपका आंसर, ठीक है। तो देखिए हर चीज़ पे मैं गौर दे रहा हूँ, जैसे कि आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो बच्चों, कोई भी ऐसी चीज़ ना बचे जिसको लेके आप हल्का सा भी ये महसूस करें कि हमें ये समझ में नहीं आया, ठीक है। चलिए तो 6 क्वेश्चन बच्चों आपका ये कंप्लीट हो गया, सॉरी 5th क्वेश्चन। अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत रहती है ना कहीं, ठीक है, नहीं समझ पाते हैं, होता है कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी उसमें, तो आप वीडियो को ना रिपीट करके दोबारा सुनो, जो मैं बोल रहा हूँ लिखा रहा हूँ दोनों पे गौर दो, तो आपको हर पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो 5वें के बाद अब बच्चों आपका क्वेश्चन है 6वां, यानी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है, अंडर रूट ax प्लस b है और इंटीग्रेशन dx, तो यहाँ किसको लेट करें, कैसे प्रतिस्थापित करें, तो देखिए यहाँ मानेंगे आप, माना इस ax प्लस b को मान लो, ax प्लस b बराबर मान लो t, अब इसका अवकलन करेंगे t के सापेक्ष, तो a तो कांस्टेंट है, x का क्या हो जाएगा, अब मैं डायरेक्ट यहाँ कैसे करूँगा, x का dx ये 0 बराबर dt, कैसे हो गया क्लियर भाई, a तो कांस्टेंट है, x का करेंगे तो dx बट्टे dt हमने भेज दिया उधर, और इस b कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0, और यहाँ t का हो गया 1, भाई a कांस्टेंट x का dx बट्टे dt, इसका 0 और t का 1, फिर t2 को हमने उधर भेज दिया, तो ये तो 0 हो ही गया, कुल मिला के a dx बचेगा नहीं बचेगा, ऐसे करके। अब इसको आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन इसको आप फर्स्ट बना लीजिए, यहाँ पुट करेंगे बच्चों अंडर रूट में, तो ax प्लस b को हमने क्या माना है t, तो t, और यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू चाहिए प्यारे, सिर्फ dx की चाहिए, यहाँ तो a भी बच रहा है, तो a को हटा के उधर भेज दो, यानी इसको आप ऐसे कर लो ना, हमें सिर्फ dx की वैल्यू चाहिए, तो dx बराबर dt अपॉन a, तो हमने अंदर वाले को क्या माना t,
और dx ये क्या लगा देंगे, dt अपॉन a, तो अपॉन a को आगे ले लो, तो 1 अपॉन a। अब इसको हम लिखेंगे, इसको अब हम लिखेंगे रूट टी का मतलब होता है t की पावर 1/2 और ये dt। अब t के सापेक्ष क्या कर दो, इसका t के सापेक्ष समाकलन कर दो बच्चों, ठीक है। तो देखिए क्या होगा प्यारे, 1 अपॉन a तो है, t की पावर 1/2 यानी x की पावर n, तो t की पावर 1/2 + 1, 1/2 + 1 यानी n+1 अपॉन n+1 n प्लस c। तो 1 अपॉन a यहाँ हो गया t की पावर 2 एकम 2 और 1 3, 3/2, या फिर भाई देखो 1 और आधा 1.5 3 का ही तो आधा होता है 3/2 और नीचे भी 3/2 प्लस c। अब ये 2 आ जाएगा ऊपर, तो ये 2 पर आ जाएगा, तो 2 और 3 का a में 3a और t की वैल्यू और लगा दो बच्चों समीकरण 1 से। t की वैल्यू क्या है, ax + b, तो t की जगह लगा देंगे हम ax + b और की पावर 3/2 + c, ठीक है बच्चों। और एक चीज़ और मैं बता दूं, आंसर शीट पे बहुत कम जाइएगा, देखिए अपने पर भी बिलीव रखिएगा। हाँ ये बात अलग है कि कभी कभी के क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है, लेकिन आप आंसर शीट से मैच करेंगे तो बुक में हो सकता है और ज़्यादा सॉल्व किया हो या पहले ही छोड़ दिया हो, तो वो नहीं पता, क्योंकि हमने तो रट नहीं रखी ना आंसर शीट। तो आप अपना एक स्ट्रेटेजी बनाइए कि हमें इंटीग्रेशन करना है, नॉर्मल सॉल्व करना है, छोड़ देना है, वही आंसर है हमारा, ठीक है।